नमस्कार। ज्ञान विज्ञान एकेडमी पे आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 9 विज्ञान सब्जेक्ट के प्रकरण नंबर 5 के जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई के बारे में चर्चा करेंगे। परंतु उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पास दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियो आप सरलता से देख सकें। तो देखिए मित्रों, पहला सवाल हम देखते हैं कि खोज शब्द का अर्थ समझाइए और उसके खोज के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, ये जो खोज शब्द है वो एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है सेल में से उद्भव हुआ है, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। जैसे कि हम बात करें कि कोई कैदी जेल में हो तो कहा जाता है कि ये कैदी ये सेल में वो सेल में, तो उस सेल का मतलब क्या है कि वो एक छोटे से कमरे में है। अब इसका सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा कि ये जो कोष है उसका सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक नाम के अंग्रेज वैज्ञानिक ने उनके खुद के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शक यंत्र से किया था। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सबसे पहले कोर्क के पतले छिद्र का अवलोकन किया। अब ये कोर्क क्या है? तो देखिए, ये जो वनस्पति के तनों पर मृत कोशिकाओं का बना हुआ एक स्तर होता है जिसे हम कॉर्क कहते हैं। अब उन्होंने ये जो कॉर्क है ये कहाँ से लिया था? तो उन्होंने ये अर्क के वनस्पति का कॉर्क लिया था जो शैंपेन की बोतल में ढक्कन के रूप में आया होता है। वो शैंपेन की बोतल के ढक्कन का उन्होंने यूज़ किया था और उसमें निरीक्षण करने पर उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखने को मिली थी। जैसा कि आप ये आकृति में देख सकते हैं, ये रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया अवलोकन है। आप देखिए यहाँ पर ये मधुमक्खी के छत्ते के समान उन्होंने जो अवलोकन देखा था और यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे कमरे को जैसे उन्होंने एक रचना देखी थी और इसे ही उन्हें कोशिका नाम दिया था। तो यह जो घटना है ये देखने में तो अर्थहीन लगती है, परंतु विज्ञान के इतिहास में यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और इसी तरह से रॉबर्ट हुक यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने अलग अलग जीवों में इसी प्रकार से अलग अलग एकक का वर्णन देखा और इसे उन्होंने आज तक जीव विज्ञान के इतिहास में आज तक उसे कोशिका शब्द का उपयोग किया जाता है। मित्रों, अब याद रखिए कि ये जो रॉबर्ट हुक ने अवलोकन किया था ना, ये मृत कोशिकाओं का अवलोकन किया था। इसी के पश्चात जीवित कोशिकाओं का भी अवलोकन किया गया। तो सर्वप्रथम यदि कहा जाए कि सर्वप्रथम मृत कोशिका का अवलोकन किसने किया तो उस समय आएंगे रॉबर्ट हुक। परंतु यदि आपसे ऐसा कहा जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया तो उस समय हमें याद रखना है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किया था ल्यूवन हॉक ने। उसी के साथ जो दूसरे वैज्ञानिक है, जैसे कि हम बात करें रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे प्रथम कोशिका केंद्र का खोज किया था। उसी प्रकार से जैव रस की जो खोज है वो परकिंजे ने की थी। उसी प्रकार से हम अपना अगला सवाल देखते हैं कि प्याज के छिलके में कोशिका का स्थायी अस्थापन तैयार करने का हमें प्रयोग देखना है। तो देखिए, इसका सबसे पहले हम देखते हैं हेतु। तो देखिए, हमारा हेतु किस इस प्रकार से है कि प्याज के छिलके की कोशिकाओं का स्थायी अस्थापन हमें तैयार करना है। अब हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कौन कौन से साधनों की हमें आवश्यकता है? तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी चिमटे की, उसके बाद वॉच ग्लास की जरूरत पड़ेगी, उसी प्रकार से कवर स्लिप की जरूरत पड़ेगी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शक यंत्र की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर हम अभिरंजक के रूप में 3 अभिरंजक ले सकते हैं। या तो हम आयोडीन ले सकते हैं, या फिर हम सेफ्रेनिन ले सकते हैं, या फिर हम मिथिलीन ब्लू ले सकते हैं। तीनों में से हम किसी भी प्रकार के अभिरंजक का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आयोडीन का उपयोग किया है। देखिए, अब हम क्या लेंगे कि जो हम लोगों को पदार्थ की एक आवश्यकता पड़ेगी और पदार्थ के रूप में हम लेंगे प्याज की झिल्ली। अब अस्थापन हम किस प्रकार से तैयार करेंगे? तो देखिए मित्रों, ये जो हम सबसे क्या करेंगे कि हम प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि देखिए, प्याज को जब हम काटेंगे तो उसके अंदर 2 प्याजों के स्तर के बीच में आपको एक अवतल सतह की ओर से झिल्ली जैसी आपको एक रचना मिलेगी। वो झिल्ली को हमें चिमटे की सहायता से बाहर निकाल लेना। अब इस झिल्ली को तुरंत ही हम पानी से भरे हुए वॉच के ग्लास के अंदर रख देना है। अब हम क्या करेंगे कि एक कांच की स्लाइड पर हम पानी की कुछ बूंदे डालेंगे। अब देखिए, स्लाइड जो है कुछ इस प्रकार से होता है आयताकार। अब इस स्लाइड के ऊपर हम क्या करेंगे कि पानी की कुछ बूंदे डालेंगे और वॉच ग्लास में जो रखी हुई प्याज की झिल्ली है उसके बाद हम उसके ऊपर रख देंगे। अब प्याज की झिल्ली रखने के बाद हम क्या करेंगे कि हम उसे एकदम सीधी रहे, इसका हम लोगों को ध्यान रखना है। यदि वो थोड़ी भी टेढ़ी रही तो हमें कोशिका का अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम वो एकदम सीधी रहे, उसका हमें ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो हमारा स्लाइड के ऊपर प्याज की जो झिल्ली रखी है उसी के ऊपर हम आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे। अब आयोडीन के बूंद डालने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको ढक देंगे। अब इसको ढकने के लिए क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर बाहर से कवर स्लिप डालेंगे। अब देखिए मित्रों, ये जो कवर स्लिप है हमें बहुत ही ध्यान से डालना है।
कि इस प्रकार से हमें कवर स्लिप रखना है कि यहाँ से जो पानी के बुलबुले हैं वो ना आए। यदि पानी के बुलबुले आएंगे तो हमें आसानी से कोशिका का अवलोकन कर पाएंगे नहीं। अब ये जो हमारा तैयार किया गया अस्थापन है उसे हम सबसे पहले कम शक्ति वाले और उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखेंगे। अब कम शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो हम इसे देखेंगे 10x में, और उच्च शक्ति में हम बात करें तो इसको हम देखेंगे 45x के अंदर इसका अवलोकन करेंगे। तो अब अवलोकन करने पर हमें क्या देखने को मिलता है, तो देखिए मित्रों, जब हम इसका अवलोकन करते हैं तो उस समय हमें कुछ इस प्रकार से कि अस्थायी स्लाइड के छोटे बड़े कोष्ठ के रूप में अनेक कोशिकाएं की रचना हमें देखने को मिलती है। अब ये जो कोशिकाएं रचनाएं भले एक दूसरे से छोटी बड़ी है, लेकिन सभी देखने में एक समान होती है और एक मिलकर बड़ा सा शल्क कंद बनाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए कि ये देखिए, आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक प्याज की कोशिकाएं हैं। अब देखिए इसके जो सारी कोशिकाएं हैं ये छोटी बड़ी है। देखिए अब कुछ छोटी है, कुछ बड़ी है, कुछ छोटी है, कुछ बड़ी है, परंतु सारी के सारी कोशिकाओं के अंदर संरचना समान होती है। देखिए सभी कोशिकाओं के पास आपको कोशिका दीवार देखने को मिलेगी, उसी प्रकार से कोशिका के अंदर कोशिका रस देखने को मिलेगा, उसी प्रकार से कोशिका केंद्रक भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी ये जो प्याज की कोशिका है ये आप आकृति में देख सकते हैं। देखिए सारी की सारी कोशिकाएं हमें एक समान ही देखने को मिलती है, बस उनके आकार छोटे बड़े होते हैं, परंतु उनकी रचना जो है वो एकदम समान होती है। तो इससे हम यह निर्णय निकाल सकते हैं कि प्याज की झिल्ली की जो सारी कोशिकाएं हैं वो एक समान होती है, उसका आकार के साथ उसका कोई भी संबंध होता नहीं है। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय सजीवों की जानकारी दीजिए। तो देखिए क्या क्या होगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज के बाद यह जानने को मिला कि एक ही कोशिका समग्र सजीव के रूप में कार्य करती है। अब ये जो एक कोशिका समग्र सजीव के रूप में कार्य करती है उसे हम कहते हैं एक कोशिकीय सजीव। तो देखिए अब एक कोशिकीय सजीव और बहुकोशिकीय सजीव क्या होते हैं उसके बीच में हम अंतर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे एक कोशिकीय सजीव और दूसरी तरफ हम देखेंगे बहुकोशिकीय सजीव। तो देखिए जो एक कोशिकीय सजीव होते हैं उसके उदाहरण हम देखें तो एक कोशिकीय सजीव में आता है अमीबा, उसी प्रकार से क्लेमिडोमोनास, उसी प्रकार से पैरामीशियम और विभिन्न प्रकार की जो बैक्टीरिया होती है वो ज़्यादातर एक कोशिकीय सजीव होते हैं। और उसी तरह बहुकोशिकीय सजीव की बात करें तो ईस्ट के अतिरिक्त जितने भी कवक होते हैं वो सारे के सारे बहुकोशिकीय सजीव होते हैं। उसी प्रकार से सारे के सारे पादप भी बहुकोशिकीय है और सारे जीव जंतु इंक्लूडिंग जो मनुष्य है वो सभी को ले ले तो सारे के सारे बहुकोशिकीय सजीव के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए जो एक कोशिकीय सजीव है उसमें एक ही कोशिका सभी कार्य करके एक संपूर्ण सजीव का कार्य करती है। मतलब कि यहाँ पर जो एक कोशिकीय सजीव है वो एक ही कोशिका संपूर्ण सजीव के रूप में कार्य करती है। परंतु जो बहुकोशिकीय सजीव है यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक ही सजीव की शरीर की कई कोशिकाएं मिलकर अलग अलग कार्य करने के लिए विभिन्न तंत्र का निर्माण करती है। जैसे कि हम बात करें तो बहुकोशिकीय सजीव में क्या होता है कि बहुकोशिकीय सजीव का निर्माण तो कोशिका से होता है। कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, फिर ये ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र की रचना करते हैं और अंग तंत्र से हमारे पूरे शरीर की रचना होती है। इस प्रकार से जो बहुकोशिकीय सजीव है ये बहुत ही जटिल संरचना दर्शाते हैं, जबकि एक कोशिकीय जो सजीव है वो बहुत ही सरल संरचना देखने को मिलती है। उसी प्रकार से हम बात करें तो इनमें प्रजनन किस हिसाब से होता है। तो देखिए जो एक कोशिकीय सजीव होता है उसमें विभाजन के द्वारा प्रजनन होता है। अब याद रखिएगा कि ये जो विभाजन के द्वारा प्रजनन होता है ये अलिंगीय प्रजनन होता है। इसके वजह से क्या होता है कि जो एक कोशिकीय सजीव होता है वो एग्जैक्टली अपने पितृ के जैसा दिखाई देता है। मतलब कि अपने पितृ की जेरॉक्स कॉपी के जैसा वो नजर आएगा, एकदम अपने पितृ के जैसा ही नजर आता है। परंतु जो बहुकोशिकीय सजीव है इसके अंदर ऐसा अलिंगी प्रजनन होता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बहुकोशिकीय सजीव होते हैं वो ज़्यादातर अपने पितृ से थोड़े से अलग दिखाई देते होते तो अपने पितृ जैसे पर उससे अलग थोड़े दिखाई देते हैं। अब बहुकोशिकीय सजीव में एक बात करें तो ये जो बहुकोशिकीय सजीव का निर्माण है वो एक ही कोशिका से हुआ है, परंतु ये देखने में एक दूसरे से अलग देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से हम ये भी जानते हैं कि देखिए सभी कोशिकाएं जो है वो कोश विभाजन होकर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होती है। ये एक कोशिका का सिद्धांत है जिसे स्लीडन एवं स्वान ने दिया था।
उसी प्रकार से उसको आगे बढ़ाया था रुडोल्फ विर्सो ने। रुडोल्फ विर्सो ने क्या कहा था कि जो सभी कोशिकाएं हैं वो पूर्व अस्तित्व वाली कोशिकाओं से निर्मित होती है। मतलब कि जो भी नई कोशिकाएं तैयार होती है वो पूर्व में अस्तित्व रखने वाली कोशिकाओं से ही तैयार होती है। मतलब कि नई कोशिका का निर्माण पितृ कोशिकाओं से होता है। यह कोशिका सिद्धांत का तीसरा वाक्य है और यह सिद्धांत दिया था रुडोल्फ विर्सो ने। इसका नाम आप याद रखिएगा। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है कि नीचे दिए गए मानव शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो देखिए मित्रों, ये जो पहला अंग है वो कौन सा है? तो देखिए इसे हम कहते हैं वसा कोशिकाएं। अब ये वसा कोशिकाएं कहाँ होती है? तो याद रखिएगा कि ये जो वसा कोशिकाएं होती है ये चर्बी के रूप में संग्रहित होती है। अब ये चर्बी कहाँ पर संग्रहित होती है? तो देखिए हम जब भोजन करते हैं तो अधिक मात्रा में जो भोजन है वो वसा के रूप में संग्रहित होती है। अब ये वसा जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है और ग्लाइकोजन हमारे पेट की चर्बी या फिर दूसरे भाग में हमें देखने को मिलती है। जब हमारे शरीर में भोजन की कमी या फिर ऊर्जा की कमी होती है तब यह हमारा शरीर क्या करता है कि इन ग्लाइकोजन का उपयोग करता है और ग्लाइकोजन का उपयोग करके एनर्जी प्राप्त करता है, जिससे हम अपना कार्य कर पाते हैं। उसी प्रकार से जो हमारी ये दूसरी कोशिका है इसे हम कहते हैं चिकनी कोशिकाएं, चिकनी पेशी कोशिकाएं। तो ये चिकनी पेशी कोशिकाओं का क्या काम होता है? तो देखिए ये जो स्नायु कोशिकाएं होती है ये स्नायु कोशिकाएं हमें हलन चलन में काम करती है, जिसके वजह से हम आगे आज हल चलन कर सकते हैं और बहुत सारी मांसपेशीय क्रियाएं कर सकते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी है? तो ये पेशीय कोशिकाएं है। उसी प्रकार से जो हमारा अगला है वो है तंत्रिका कोशिकाएं। अब देखिए ये तंत्रिका कोशिकाएं किस लिए काम आती है? तो देखिए ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं इन तंत्रिका कोशिकाओं के वजह से हमें विभिन्न प्रकार की संवेदना होती है। उसी प्रकार से हमारा अगला कुछ देखते हैं। तो हमारा अगला है ये देखिए ये है रक्त कोशिकाएं। अब रक्त कोशिकाएं याद रखिएगा मित्रों कि ये रक्त कोशिकाएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है श्वेत कोशिकाएं, उसके बाद होती है लाल रक्त कोशिकाएं और उसके बाद होती है वो होती है त्राग कणिकाएं। तो यहाँ पर जो आकृति में आपको दिखाई दे रहा है ये लाल रक्त कोशिकाएं। अब लाल रक्त कोशिकाओं का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है मित्रों कि ये जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है ना इनके पास कोशिका केंद्रक नहीं होता। ज़्यादातर कोशिकाएं होती है सभी के पास कोशिका केंद्रक होती है, परंतु ये लाल रक्त कोशिकाएं ऐसी अकेली कोशिकाएं हैं जिसके पास कोशिका केंद्रक नहीं होता है और इसका आकार कुछ ढके हुए 2 डिस्क एक दूसरे के साथ चिपके हो और दब गए हो, इसलिए ये मध्य की तरफ क्या होता है थोड़ा सा चिपटा होता है और किनारे की तरफ थोड़ा सा मोटा हमें देखने को मिलता है। अब ये लाल रक्त कोशिकाओं में ये लाल क्यों दिखाई देती है उसका भी एक कारण है। देखिए मित्रों इसका लाल दिखाई देने का कारण क्या है कि इसके अंदर आयरन आए होते हैं जिसके वजह से ये लाल दिखाई देती है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें हीमोग्लोबिन आया होता है जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का वहन करता है। उसी प्रकार से हम अगला बात करें तो अगला जो है ये है अस्थि कोशिकाएं। अब ये अस्थि कोशिकाएं कहाँ आई होती है? तो जो हमारी हड्डियां होती है वहाँ पर ये अस्थि कोशिकाएं आई होती है। अब अस्थि कोशिकाओं का काम क्या होता है? तो देखिए ये जो अस्थि कोशिकाएं होती है वो हमारे शरीर को आधार देती है, जिसके वजह से हम हलन चलन कर पाते हैं, हमारा शरीर स्टेबल रह पाता है। उसी प्रकार से अगले की बात करें तो अगला जो है इसे कहा जाता है शुक्राणु। अब शुक्राणु क्या है? तो देखिए मित्रों ये जो शुक्राणु है इसे हम नर जनन कोशिकाएं कहते हैं, मतलब कि ये नर जनन कोशिका है। अब होता क्या है कि जब प्रजनन की क्रिया होती है तो ये जो शुक्राणु है वो अंडाणु से जाके मिल जाता है। अब अंडाणु क्या चीज़ है? तो अंडाणु जो है वो मादा जनन कोशिका है। अब क्या करता है कि ये जो शुक्राणु है अंडाणु से मिल जाता है और यहाँ अंडाणु के साथ मिलकर निषेचित कर देता है, जिससे एक फलितांड का निर्माण होता है और फलितांड में से ही संपूर्ण नए सजीव का विकास होता है। मतलब कि ये जनन के रूप में बहुत ही उपयोगी है। उसी प्रकार से जो हमारा अगला है ये है अंडाणु। अब अंडाणु किस चीज़ के लिए उपयोगी है? तो यह है मादा जनन कोशिकाएं। अब ये मादा जनन कोशिकाएं भी प्रजनन में काम आती है, जिसके बारे में हमने अभी अभी चर्चा किया है। आप इसके आंसर भी देख सकते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला है वो वसा कोशिका है, उसी प्रकार से दूसरा है चिकनी पेशी कोशिका है, तीसरा जो है वो तंत्रिका कोशिका है, उसी प्रकार से जो चौथा है वो रुधिर कोशिका है, उसी प्रकार से पांचवा जो अस्थि कोशिका है और छठा है जो है नरजनन कोशिका और ये जो सातवां है वो है अंडाणु है जो मादा जनन कोशिका है। उसी प्रकार से बात करें तो सजीवों में कार्य का विभाजन हमें समझाना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कोशिकीय सजीवों में कार्य का श्रम विभाजन।
तो देखिए जो एक कोशिकीय सजीव होते हैं उनमें हमारी तरह तो अंगों का आयोजन देखने को नहीं मिलता। देखिए जो बहुकोशिकीय सजीव होते हैं, बहुकोशिकीय सजीव में ऊतक देखने को मिलता, अंग तंत्र देखने को मिलता, अंग देखने को मिलता है, परंतु जो एक कोशिकीय सजीव होते हैं उनके अंदर ऐसे अंग तंत्र का आयोजन देखने को नहीं मिलता। उसके अंदर क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं आई होती है और कोशिका के अंदर अनेक कोशिकांग आए होते हैं, और ये कोशिकांग जो है उनके अंदर जो पाचन का क्रिया है, चयापचय का क्रिया है, वो सारी की सारी क्रियाएं ये कोशिकांग करते हैं। इसके वजह से इनमें कार्य के अनुरूप विभाजन तो देखने को मिलता है, परंतु इनमें ऊतक या अंग तंत्र का आयोजन नहीं देखने को मिलता। इनके अंदर क्या आए होते हैं, तो कोशिकांग आए होते हैं, जिसके वजह से ये कार्य अपना जो है करते रहते हैं। अब कोशिका में अनिवार्य पदार्थ का निर्माण होता है, अन्य कणों का पाचन होता है, उत्सर्ग द्रव्यों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की अंगिकाएं आई होती है। उसी प्रकार से बात करें तो बहुकोशिकीय सजीवों में श्रम विभाजन, तो जो बहुकोशिकीय सजीव है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए बहुकोशिकीय सजीवों में क्या होता है कि ये जो बहुकोशिकीय सजीव है इनके अंदर कार्य के अनुसार हमें विभाजन देखने को मिलता है। अब कार्य के अनुसार विभाजन किस प्रकार का होता है, तो देखिए मनुष्य के शरीर में जैसे कि हम बात करें तो हमारे शरीर में विभिन्न अंग आए होते हैं जो विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे कि हमने बात किया, हमारे शरीर में बहुत स्तर का आयोजन देखने को मिलता है। सबसे पहले हमारा एक कोशिका था, कोशिका से बना ऊतक, ऊतक से बना अंग, और अंग से अंगतंत्र, और अंगतंत्र से हमारा पूरा शरीर बना है। तो अंगतंत्र से देखिए हमारा पाचन तंत्र अलग काम करेगा, श्वसन तंत्र अलग काम करता है, उसी तरह हमें देखने के लिए आंखें अलग काम करती है। तो सभी अंगिकाओं का, कोशिकाओं का कार्य के अनुसार विभाजन हुआ देखने को मिलता है। यदि हम बात करें तो हमारी आंखें देखने का ही काम करती है, वो स्वाद परखने का काम करती नहीं है। उसी प्रकार से जो जीभ है वो स्वाद परखने का ही काम करता है, वो देखने का काम करता नहीं है। मतलब ये सभी कोशिकाएं अलग अलग कार्य के अनुरूप विभाजित हुई है। आँख की कोशिकाएं अलग काम करती है, कान की कोशिकाएं अलग काम करती है, जीभ की कोशिकाएं अलग काम करती है। उसी प्रकार से इसका कुछ उदाहरण देखें तो हमारे हृदय जो है वो पंप का कार्य करता है, जो रुधिर को हमारे पूरे शरीर के अंदर ले जाता है। उसी प्रकार से जो अमाशय है वो अमाशय क्या करेगा, वो भोजन के पाचन करने का काम करता है। उसी प्रकार से जो प्रत्येक सजीव है उनका आकार निश्चित होता है, और जैसे कि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर सभी का आकार निश्चित होता है। इसके उदाहरण में हम देखें तो तंत्रिका तंत्र, रुधिर कोशिकाओं का विविध प्रकार के स्नायु कोश, ये इसके कुछ उदाहरण है। इस प्रकार से जो हमारा एक कोशिकीय सजीव और बहुकोशिकीय सजीव है इनमें स्पष्ट रूप से श्रम विभाजन देखने को मिलता है। दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।